नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में एक दिन में कोरोना से 265 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना से लखनऊ में सबसे ज्यादा 39 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में 1068 नए कोरोना मरीज मिले और 15 लोगों की जान चली गई। वहीं नोएडा में 971 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिनेश शर्मा होम आइसोलेशन में थे। कल दोपहर तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मसले पर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। तक टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आजादी के 7 दशकों में देश में कई बड़े उद्योग लगे, फिर भी हम नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे, यह शर्मनाक है। रुक करते अगली खबर की ओर। आगरा में कोरोना से हालात बेकाबू है। ऑक्सीजन की कमी से ताजनगरी जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार मौतें हो रही हैं। बता दें कि थाना एतमादौला क्षेत्र में बने जेडी हॉस्पिटल में एक महिला की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद तीमारदार अस्पताल में हंगामा करने लगे। तो खबरी आगरा से बता रहे, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजन ने अस्पताल में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन है, स्पेस सारा स्टाफ भाग गया है। कोई डॉक्टर नहीं है। पैसे रखवा लिए, पैसे रखवा लिए। पेशेंट तड़प के मर रहे हैं। इसको सील करवाओ। इसके डॉक्टरों को कड़ी से ना दिलवाओ। कड़ी से ना दिलवाओ। पैसे ये आई कि यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई। हमारा पेशेंट 2 दिन से भर्ती था। जब भर्ती हुआ तो इन्होंने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकेगी, और मैंने इनसे पूछा था सप्लाई रुके तो उसके 2 घंटे पहले भी आप हमें बताओगे। ये हमारी इनसे बात हुई थी। क्या परेशानी पेशेंट को कोरोना हो चुका था और लंग्स में इन्फेक्शन था। जब उसके बाद हम ऊपर तो जा नहीं पाते थे, नीचे ही रहते थे। वहाँ से पेशेंट फ़ोन करता था हमको, तब हम बताते थे। तो पेशेंट को तो मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन कितनी देर में ख़त्म होगी, लेकिन इनको मालूम थी, रिसेप्शन वालों को। रिसेप्शन वाले फ़ोन करते रहे कि पैसा जमा करा दो, लेकिन रिसेप्शन वालों ने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन शॉर्टेज है यहाँ पे, भाई अपनी अपनी व्यवस्था कर लो। कुछ नहीं। अगर ऑक्सीजन ये इन्होंने, जैसे हमारा पेशेंट बीमार हुआ, पेशेंट ने फ़ोन किया, घबराहट सुनी, हम ऊपर पहुंचे। इन्होंने रोका, फिर भी हम ज़बरदस्ती ऊपर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा ऑक्सीजन ख़त्म है। तो इनसे कहा भाई आपने 2 घंटे पहले क्यों नहीं बताई। हमने 2 सिलेंडर के इंतज़ाम किया 2 घंटे में। एम्बुलेंस वालों से ख़रीदा, नंबर भी है मेरे पास उस एम्बुलेंस वाले का, UP 80 CT 9538। उसके पास 4 सिलेंडर रखे थे। 22,000 रुपये में सिलेंडर खरीद के लाए हम। एम्बुलेंस है, किस नाम से है वो एम्बुलेंस? आगरा मेडिकल करके है कोई, आगरा मेडिकल केयर के नाम से है एम्बुलेंस वो। पूरे हॉस्पिटल में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता ममता। तो ममता जी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला थाना एतमादौला क्षेत्र का है, जहां एक जेडी नाम से एक हॉस्पिटल है। वहां एक आज फिर एक महिला की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पर हंगामा शुरू कर दिया, और जिसके बाद में हॉस्पिटल प्रशासन ने परिजनों को धमकाने के लिए पुलिस फोर्स का सहारा लेते हुए पुलिस फोर्स बुला लिया। ऐसी काफी तस्वीरें मैं आपको बताऊं कि जो आगरा में लगातार प्राइम टीवी की टीम लगातार इन तस्वीरों को दिखा रही है, और आगरा के जो जिलाधिकारी हैं लाख दावे दे रहे हैं, बराबर ये दावे दे रहे हैं कि ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, और फिर भी लगातार ऑक्सीजन के अभाव में आए दिन पर दिन लोग जो मरीज हैं ऑक्सीजन के अभाव में अपने मौत के मुंह में जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जिलाधिकारी आगरा जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है, तो उसको मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आसपास के जो जिले हैं उनके भी मरीज हैं, आज से नहीं कई सालों से लगातार आगरा में आते हैं। तो इस बार भी इस तरह से इस कोरोना महामारी के चलते भी आगरा में आसपास के जिलों के मरीज भी पहुंचे हैं। तो जिनके अभाव ऑक्सीजन के अभाव में उसके इतने सारे मरीजों के होते हुए ऑक्सीजन की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो पा रही है, और जिलाधिकारी बराबर
ये आंकड़ों की भी बाजीगारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मौतों का जो आंकड़ा है, बात कर रहे हम शमशान घाट की, तो शमशान घाट में आए दिन इतने जो शव जलाने के लिए मशीनें भी खराब हो चुकी है, जो विद्युत जो शवदाह गृह था तो वो भी, उसमें भी 2 मशीनें खराब हो चुकी है, क्योंकि लगातार जब शवों का आवागमन हो रहा है, लगातार सब आ रहे हैं, उनको 24 घंटे मशीनों पर जो लोड पड़ रहा है, तो इस तरह से जिला प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ आंकड़े तो जिला प्रशासन अपने आंकड़े दिखाता है तो वहाँ 2 से 4 मौतों का ही आंकड़ा दिखाता है, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और लगातार जिस तरह प्राइम टीवी की टीम आगरा की तस्वीरों को बराबर दिखा रही है, तो क्या जो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या इस डिजिटल इंडिया जो चल रहा है इसमें क्या अब वो देख नहीं रहे हैं बराबर? फिर भी सभी लोग नाराज हैं, बिल्कुल कोई इस ओर ध्यान नहीं है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है। बिल्कुल, जैसे ममता जी जिस तरह से परिजनों का ये आरोप लगा रहे हैं वो बार बार कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई कि अब ऑक्सीजन खत्म हो गया है, क्योंकि उनके पेशेंट जिस तरह से एडमिट थे, लेकिन इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी गई कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जो पेशेंट के तीमारदार है वो इसकी कुछ व्यवस्था कर सके, जिसके चलते उनकी जान चली गई है। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई भी इस तरह की सूचना उनको नहीं दी गई। परिजनों को अचानक से सूचना दी जाती है कि आपके पेशेंट की मृत्यु हो गई है, तो इस तरह अचानक की जो सूचना है पहले से ही कई हॉस्पिटलों का यही हाल है। पिछले दिनों 2 दिन पहले मैंने आपको उपाध्याय हॉस्पिटल का भी इसी तरह का हाल दिखाया था। प्राइम टीवी की टीम में बराबर यही हाल दिखा रही है कि किस तरह से हॉस्पिटल प्रशासन ये सब ऑक्सीजन के अभाव में कैसे लोगों की मौत हो रही है, और हॉस्पिटल प्रशासन पहले से कुछ कोई भी चीज को नहीं बताता, न देख रहा है। डॉक्टर्स हॉस्पिटलों से स्टाफ पूरी तरह गायब हो चुका है, 1-2 लोग स्लीपर वगैरह इस तरह के लोग रह जाते हैं, और तो उनके द्वारा थोड़ा बहुत जो मरीजों के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पूरी तरह से ना कोई ठीक से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और ऑक्सीजन के अभाव में इस तरह से फिर मृत्यु हो जाती है मरीजों की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी थी ममता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती जा रही, जिसके चलते मरीजों की जानें जा रही हैं। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, रायबरेली में कोरोना के साथ अन्य मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण जिला अस्पताल बेड की कमी से जूझ रहा है। उस पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर मरीज और उसके तीमारदार से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसके चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली जिला अस्पताल में भी सामने आया है, जब एक गंभीर हालत में कोरोनाग्रस्त महिला मरीज जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन जिला अस्पताल के इमरजेंसी के डॉक्टर ने मरीज को बेड नहीं दिया और इधर उधर टहलाते रहे, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर की मनमानी से मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर दबाव बनाने लगे, जिसके बाद इमरजेंसी के डॉक्टर MP सिंह ने परिजनों के साथ हाथापाई की, जिससे बात और भी बढ़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी परिजनों से हाथापाई की, लेकिन इंस्पेक्टर के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ओम शंकर। तो ओम शंकर जी, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, देर रात में निराला नगर की एक महिला कमला, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, कोरोना संक्रमित थी, वो जिला अस्पताल गई, लेकिन मिन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने एक भी नहीं सुनी। अंततः उस महिला ने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके बाद परिजनों ने उसकी शिकायत दर्ज कराई, आक्रोश प्रकट किया, लेकिन डॉक्टर MP सिंह ने बदतमीजी करते हुए उनके साथ हाथापाई भी की। जी, लेकिन जिस तरह से ये सरकार की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में किसी चीज की कमी है, ऑक्सीजन हो या फिर बेड हो, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए जो मरीज आ रहे हैं, तो क्या इस तरह के कोई वहां पर मरीजों के साथ व्यवहार किया गया या फिर उनको सरकारी हॉस्पिटल में ही रखा गया है? कोई सीधे मुंह बात करने को लिए तैयार नहीं है। योगी सरकार चाहे जितने दावे करे, चाहे जितने वादे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। यहाँ पर कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना बेड है, ऊपर से अभद्रता अलग करने लगे हैं। अब तो डॉक्टर इतने निरंकुश हो चुके हैं कि जिला अधिकारी से शिकायत करो, फोन नहीं उठता, सीमो से शिकायत करो, फोन नहीं उठता है। आदमी जाए तो जाए, कहाँ जाए? जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे ओम शंकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कितनी ज्यादा बदहाल है। मरीज लगातार अस्पताल पहुंचते हैं, सीएमओ से फोन करते हैं, लेकिन कोई भी मरीज को ना एडमिट किया जा रहा है, ना ही उनको ऑक्सीजन की कोई सुविधा मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ के केजीएमयू में तमाम बेड खाली पड़े हैं, पर किसी को एडमिट नहीं किया जा रहा और जानबूझकर कहते रहे कि बेड खाली नहीं है। आपको बता दें कि लगभग 15 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, जिनको चलाया नहीं गया। 10 से 12 वेंटिलेटर केजीएमयू में पड़े हैं और उनको भी चालू नहीं किया गया। सैकड़ों बेड खाली पड़े हैं, दोनों जगह ऑक्सीजन युक्त बेड खाली पड़े हैं, जिन पर मरीजों की भर्ती नहीं की गई। जबकि पूरा केजीएमयू कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित किया गया है। बलरामपुर अस्पताल में लगभग 20 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से केवल 5 काम कर रहे हैं, बाकी को चालू नहीं किया गया। जबकि एडमिट होने वाले मरीज परेशान हैं। इन अस्पतालों की लापरवाही के चलते सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर सरकार की छवि धूमिल की जा रही है। सांसद जी के साथ मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री जी को जो है वो पत्र लिखा था। आइए इनसे हम पूछना चाहेंगे कि पत्र में क्या जो है मांगे की गई थी और क्या लिखा था। सांसद जी, जो आपने पत्र लिखा था, ये इसके विषय क्या है? देखिए, केजीएमयू में और बलरामपुर अस्पताल में तमाम बेड खाली पड़े हैं, जिन पर मरीजों को एडमिट नहीं किया गया और जानबूझ करके ये बताते रहे कि यहाँ कोई बेड नहीं है। लगभग 15 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, उनको चलाया नहीं गया बलरामपुर अस्पताल में। और लगभग 10-12 वेंटिलेटर ऐसे हैं जो केजीएमयू में पड़े हुए हैं और उनको भी चालू नहीं किया गया। सैकड़ों बेड केजीएमयू में खाली हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन पॉइंट हर बेड पे लगा हुआ है और कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन अगर उन पर पेशेंटों को एडमिट किया जाता तो तमाम लोगों की जान बच सकती थी। तो जो लोग भी प्रभारी हैं उसके, उन्होंने सीएमओ जब पूछते हैं या हम लोग बात करते हैं तो मालूम हुआ कि बेड ही नहीं खाली है, ना बलरामपुर में ना वहाँ। तो व्यक्तिगत तरीके से हमने इसको दिखवाया भेज करके, तो बेड खाली मिले, ऑक्सीजन पॉइंट के बेड खाली मिले तमाम। तो जब वो खाली मिले, सैकड़ों की संख्या में एक डिपार्टमेंट में बेड खाली है, तो कौन इसका जिम्मेदार है भाई? क्यों ऐसा किया? और जानबूझ करके सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया कि बेड नहीं मिल पा रहे, अवेलेबल नहीं है। जबकि सच ये है कि बेड यहाँ वहाँ दोनों जगह अवेलेबल है। कम से कम 20 दिन की डे टू डे रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए कि कितने मरीज आए और कितने बेड इसमें खाली थे, कितने मरीजों की भर्ती हुई। शेष बेड जो खाली पड़े रहे, उसमें मरीजों की भर्ती क्यों नहीं की गई? कौन इसका जिम्मेदार है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने मुख्यमंत्री से डिमांड किया। जी, क्या लगता है आपको कि ये जो छवि सरकार की खराब करने का जो साजिश है, ये किस लोगों की लग रही है आपको? देखिए, वो जिम्मेदार वो हैं जो लोग भी उस पर चार्ज पे थे, जिनके चार्ज में हॉस्पिटल है या विभाग है, वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। और सरकार की छवि को जानबूझ करके धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में जो है सांसद कौशल किशोर जी थे और उनका कहना है कि हमने जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसमें साफ तौर जो है यही लिखा है कि हॉस्पिटलों की जो जांच की जाए और जिनको बेड नहीं मिल रहा है क्या कारण है, इसकी जो है निष्पक्ष से जो है जांच की जाए। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, प्राइम टीवी न्यूज़। खबर रामपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण से 3 और लोगों की मौत हो गई। कोरोना के 116 नए मामले सामने आए, जिसमें 49 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। वहीं 55 लोगों को आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया है। कलेक्टिव का पॉजिटिव आंकड़ा 885 पहुंच गया है। सीएमओ डॉक्टर संजीव यादव ने बताया कि जिन 116 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, उनमें एनटीपीसीआर में 67, एंटीजन में 41, प्राइवेट लैब की जांच रिपोर्ट में 7 और ट्रूनेट में 1 संक्रमित मिला है। तो खबर रामपुर से बता रहे, जहां पर कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 116 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तुषार सक्सेना। तो तुषार जी, क्या कुछ पूरा अपडेट सामने आ रहा है कोविड को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ रामपुर में पॉजिटिव केस आ रहे हैं, कोरोना के संक्रमण थोड़े बढ़ते नजर कहीं ना कहीं आ रहे हैं,
उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा रामपुर का प्रशासन पूरी तरीके से अपने प्रयास में लगा हुआ है। जगह जगह सैनिटाइजर, मास्क का लोग प्रयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे प्रशासन द्वारा ये किया जा रहा है कि जो लोग मास्क लगाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं चौराहे पे या गली मोहल्लों में, वहां पर हमारा प्रशासन पहुंच के उन लोगों के चालान काट रहा है और उसके साथ ही उन लोगों को मास्क समझाया जा रहा है कि आप लोग मास्क का प्रयोग कीजिए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। इस चीज को लेकर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं रामपुर प्रशासन बहुत अपने प्रयासों में लगा हुआ है। जी तुषार जी, अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की तो वो किस तरह से, क्योंकि लगातार अब अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनमें ऑक्सीजन की भारी कमी होती जा रही है, तो क्या हालात वहां पर कैसे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, रामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो ये है कि यहाँ पर जो इलाज हो रहा है कोरोना पेशेंट होगा वो कहीं ना कहीं मतलब ठीक हो रहा है। मतलब ये कि जो मरीज आ रहे हैं वहां से, मतलब बाहर आ रहे हैं, उन लोगों से हम जब बात कर रहे हैं तो वो लोग हमें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इलाज काफी सही हो रहा है। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँ ऑक्सीजन के लिए, तो हमारे रामपुर में यहाँ पर कुछ संस्था के लोग हैं जो यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था वो लोग कहीं ना कहीं से करवा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो भी मतलब ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं दूर करता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे तुषार सक्सेना, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है और इसके साथ में ये अपील भी कर रही है कि बिना वजह घरों से बाहर ना निकले और साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस प्रयोग करें। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली के मुंशीगंज के नए बने एम्स में जहां 2 दिन पहले 50 बेड का कोविड अस्पताल बना था, वहीं अब 2 दिन में ही अव्यवस्था फैल गई। मरीजों को घंटों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बाद भी मरीज को भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसके चलते मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। तो खबर रायबरेली से बता रहे जहां पर 2 दिन बाद ही अव्यवस्था हॉस्पिटल में देखने को मिली है। आपको बता दें कि ये मामला एम्स का है जहां 2 दिन में 50 बेड का कोविड अस्पताल बना था, वहीं अब 2 दिन में ही अव्यवस्था फैल गई है। मरीजों को घंटों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बाद भी मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इसके चलते मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की काफी कोशिश की है। हरदोई पेमेंट के लिए किसान और गरीब लोग लगातार बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंक द्वारा लोगों को पेमेंट नहीं कराया जा रहा है। बता दें कि हरदोई के शाहाबाद में आर्यवर्त बैंक में 3 दिन पेमेंट के लिए लगातार किसान और गरीब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक और हरदोई में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं इस तरह 3 दिन से ये लोग बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। जहां एक और तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तो वहीं इस तरह की भीड़ कोरोना को दावत देने के लिए काफी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुलफाम। तो गुलफाम जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार कोरोना गाइडलाइन का नए रूल्स बना रही है, नए रेगुलेशन जारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं देखा जाए तो फॉलो नहीं करा पा रही है। आपको बता दूं ताजा मामला हरदोई के तहसील शाहबाद का, जहाँ पे आर्यवर्त बैंक के बाहर 3 दिन से लंबी लाइन लगी हुई है। 3 दिन से जो ग्रामीण है, आम लोग हैं, वो पैसा निकालने के लिए लंबी लाइनें लगाए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरकार के ऊपर, जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार शासन के द्वारा नए आदेश जारी हो रहे हैं कि आम जनता को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारा सिस्टम फेलियर होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें इस कोरोना काल में जो सरकारी सिस्टम है वो आम जनमानस के ऊपर हावी होता जा रहा है। जी तो क्या प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं अभी तक इस पूरे मामले पे प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। लगातार जो है आम लोग ट्वीट के माध्यम से डीएम हरदोई को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है कि इस कोरोना काल में आम जनता के किस तरीके से कमर तोड़ी जा रही है प्रशासन के द्वारा। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है जनता को लेकर जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं सारा सिस्टम जो है फेलियर नजर होता आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो है वो शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है वो वाकई में अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर पालन किया जा रहा है और ना ही कोई मास्क लगाए हुए दिखाई दिया है।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सुबह भी हरदोई में 238 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इस तरीके से देखा जाए तो लगातार हरदोई में आए दिन कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। तो जिस तरीके से अगर मरीजों में इजाफा हो रहा है, देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है, ना ही कोई जनता जागरूक हो रही है सोशल कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सवालिया निशान है, सवालिया घेरे में प्रशासन को ला रहा है। किस तरीके से वो आम जनता के लिए जो रूल्स तो बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, अगर देखा जाए जमीनी स्तर पे बात करी जाए तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं है, ये कहीं ना कहीं आम जनता की जरूरतों की धज्जियां उड़ाई जा रही है जो सरकार के द्वारा उड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरा प्रशासन का फेलियर का एक बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल है कि देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो कोरोना काल में शासन के द्वारा अधिकारियों को जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप आम जनमानस की जो उनकी जरूरतें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम फेलियर होता नजर आ रहा है और सिस्टम पे पूरा सवाल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुलफाम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर ये हरदोई से बता रहे जहां पर पेमेंट के लिए किसान और गरीब लोग लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंक के द्वारा लोगों को पेमेंट नहीं कराया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरदोई के शाहाबाद में आर्यवर्त बैंक में 3 दिन पेमेंट के लिए लगातार किसान और गरीब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि एक और हरदोई में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं इस तरह 3 दिन से ये लोग बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। जहां एक और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तो वहीं इस तरह की भीड़ कोरोना को दावत देने के लिए काफी है। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। हमीरपुर में चुनाव के दौरान भूमि संरक्षण अधिकारी ने चुनाव आयोग और शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। बता दें कि भूमि संरक्षण अधिकारी भीमसेन ने मतदान कर्मियों की भारी भीड़ के बीच मास्क को मुंह के नीचे लगाकर पोलिंग पार्टियों को रवाना करते हुए रहे। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में भीमसेन तहसील राट के आरओ बनाए गए हैं और आरओ के बिना मास्क चुनाव ड्यूटी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में सीएचसी में डॉक्टर अलका तिवारी की पुण्यतिथि पर मरीजों को फल वितरित किया गया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया। प्रोटोकॉल के तहत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर स्थित क्षेत्र विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना के कैंप कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग के बीच आयोजकों ने डॉक्टर अलका के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद आयोजन समिति के संयोजक और रूरल और बार एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल और चेयरपर्सन प्रतिनिधि समेत सभी लोगों ने गरीब तबके के महिलाओं को खाद्य सामग्री और मास्क सैनिटाइजर का वितरण भी किया है। खबर आगरा से है, जहां मृतकों के अंतिम संस्कार संकट में आ गया। आपको बता दें कि शव जलाने वाली 2 भट्टियां खराब हो चुकी हैं। लगातार 24 घंटे चल रही शव जलाने वाली भट्टियां अब खराब हो चुकी हैं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग हो रही है। भट्टी बंद होने के बाद अब टोकन बंटना भी बंद हो गया है। इस मामले में अब जिला प्रशासन भी मदद नहीं कर पा रहा है। आगरा में मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैजल खान ने रामपुर में स्थित अलीगढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर मरीजों का हाल जाना। अधिकतर मरीज सांस की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन पर सरकारी पहरा है। हर प्राइवेट हॉस्पिटल सहित व्यक्तिगत लोगों को अपने अपने मरीजों के लिए खुद ऑक्सीजन का जुगाड़ करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि मरीजों को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ रहा है। ऐसे में यूपी सरकार के ऑक्सीजन दिलवाने के झूठे दावों की पोल खुलती है। लोग सांस लेने की परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। हर अस्पताल के अंदर हजारों की तादाद में मरीज ऐसे मौजूद हैं जिनको केवल सांस लेने में समस्या है। हालांकि कोविड की रिपोर्ट उनकी निगेटिव है, लेकिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की दरकार है। इस वक्त जनपद रामपुर के अंदर अलीगढ़ हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर मैंने मरीजों का हाल जाना। मरीज तकलीफ में हैं, ऑक्सीजन के लिए कर्रा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आखिर क्यों और कौन इन हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई होने से रोक रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां ऑक्सीजन न मिलने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के लाचार पिता को एम्बुलेंस न मिलने पर बेटी का शव बाइक से ही ले जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सोमवार देर रात एक युवक को भी ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि प्रशासन ने अभी तक इन मौतों
कोई सुध नहीं ली है, जिसके कारण जल्द ही यहां पर भी स्थिति भयावह हो जाएगी। मैनपुरी के एसडीएम सीएमओ और डॉक्टर आर.के. सिंह ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही सभी तरह की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के समय ऑक्सीजन सहित सभी सुविधाएं दुरुस्त देखने को मिली। आपको बता दें कि सीडीओ, जिलाधिकारी सहित कई अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिलाधिकारी आइसोलेट हैं, इसके बावजूद भी अन्य अधिकारियों को निर्देश देकर अच्छे से मरीजों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए आदेश दे रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर के कलान तहसील और परौर थाना क्षेत्र में गरीबों के हमदर्द इस बार चुनावी मैदान में खड़े उतरे हैं। उनका कहना है कि उनके मैदान में खड़े उतरने की वजह उनसे लोगों की पीड़ा को देखा नहीं जा रहा है, जिसमें अब की बार इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत का नामांकन दाखिल कर वार्ड नंबर प्रथम 25 से चुनाव चिन्ह का पावर प्लेट से वार्ड नंबर प्रथम से चुनावी मैदान में उतरे हैं। विनोद गुप्ता का यह कहना है कि वह चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। आने वाली 29 तारीख को कप और प्लेट के सामने मोहर लगा के हमारे भैया करुण सागर को भारी मतों से विजयी बनाएं और इन बहरूपियों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा जनता की तरफ से पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।